अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जुडिशरी एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर जुडिशरी किस तरह से काम करती रही है, किन फैक्टर्स के साथ ये इवॉल्व हुई है और ब्रिटिशर्स किस तरह से इसे चलाते रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि 1947 से 1956 तक जुडिशरी ने किस तरह से काम किया। The period of 1947 to 1956 is considered as the most important period of the judicial history of Pakistan. The decisions which were taken at this time are still discussed in the intellectual circles. तो अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अयूब खुरो केस 1950। अयूब खुरो जो है ना वो सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर थे, जबकि गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह he was the governor, and both of these people have some differences between them. उनके डिफरेंसेस की किन बुनियाद के ऊपर थे, किन वजूहात के ऊपर थे वो हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो भी वजूहात थी, एवेंचुअली जो सेंटर था यानी फेडरल गवर्नमेंट थी, या सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दे साइडेड विद द गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह एंड दे साइड लाइंड अयूब खुरो। उन्होंने अयूब खुरो को भी रिमूव कर दिया और सिंध असेंबली भी डिसॉल्व कर दी। ठीक है, सो देयर वर सो मेनी इश्यूज। फर्स्ट इज was the issue of the representation of Sindh in the Constituent Assembly, where it had no representation. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसका काम क्या था कि पाकिस्तान के लिए, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सो अयूब खुरो वाज वेरी वोकल अबाउट द he was very vocal about the no representation of the Sindh in the Constituent Assembly, क्योंकि सिंध की Constituent Assembly में सिंधीज नहीं थे। So this was one issue. Secondly, there was issue of the Mahajirs, क्योंकि कराची जो थी वो फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई थी, और आपको पता है कि जो फेडरल टेरिटरी में रहने के कुछ फ़वाइद होते हैं। जितने भी, इसी वजह से जितने भी मुहाजिर इंडिया छोड़ के पाकिस्तान में हिजरत कर रहे थे, वो सब के सब जो है ना कराची की तरफ जाना स्टार्ट हो गए। उससे क्या हुआ कि कराची की डेमोग्राफी बड़ी जो है ना बिल्कुल चेंज होकर रह गई। कराची बेसिकली सिंध का एक समझ लें कि शहर है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा सिंधी बोलने वाले थे, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा महाजिर्स वहाँ पे हिजरत करके जाने शुरू हो गए, उससे क्या हुआ कि इसकी डेमोग्राफी चेंज हो गई और सिंधीज़ की तादाद, सिंधीज़ जो है ना माइनॉरिटी बनना स्टार्ट हो गए। तो इस स्लाइड में बेसिकली यही बात की गई है कि द फर्स्ट डिफरेंस टुक प्लेस बिटवीन सिंध एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द इशू ऑफ महाजिर्स। Karachi was selected as capital of the country, so majority of Muhajirs moved to Karachi. The differences were high between Sindh Chief Minister Ayub Khoro and Prime Minister Liaquat Ali Khan. The controversy over Urdu Sindhi added considerably to the animosity between center and province. मतलब कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि सिंध में, कराची में इतने ज़्यादा महाजिर चले गए कि वहाँ पे सिंधी जो है ना माइनॉरिटी बनना स्टार्ट हो गए, तो उसकी वजह से बेसिकली एक लैंग्वेज इशू क्रिएट हो गया, उर्दू एंड सिंधी लैंग्वेज इशू। Sindhi on the eve of partition was the official language and was the medium of instruction in the province schools. However, migration on a massive scale from 1947 onwards changed the demographic profile of Sindh and also threatened the privileged position of Sindhis. Khoro raised his voice against centre's policy to consign Sindhi language to the position of marginality. Sindhi was abolished in the federal educational institutions in capital territory. अब सेंटर की पॉलिसीज जो है उन्होंने क्या की, उन्होंने जो है ना जो फेडरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कैपिटल सिटी के अंदर थे, उनमें जो है ना सिंधी को अबॉलिश कर दिया। अब खोरो वाज वेरी वोकल अबाउट दिस। उन्होंने अपनी जो है ना ही वाज वेरी वोकल अबाउट दिस। दे ही कंसीडर्ड दैट the center is being unfair to the Sindh. So, and obviously because Karachi was the federal territory, it was separated from the Sindh. So these were the things that really made him angry, Ayub Khoro.
Ayub Khoro, the chief minister of province, bitterly opposed the separation of Karachi and more settlement of Muhajirs. वो ये कहते थे कि जो महाजिर्स हैं उनकी सेटलमेंट यहाँ पे मज़ीद नहीं होनी चाहिए, जितनी हो चुकी है उतनी काफ़ी है। दूसरी बात ये है कराची शुड रिमेन द पार्ट ऑफ सिंध। In 1951, provincial assembly was dissolved as well as Khoro's government. 1951 में जो सिंध प्रोविंशियल असेंबली है उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया और खोरो की गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर दिया गया। खोरो चैलेंज द रेजोल्यूशन बिफोर द कोर्ट बट कुड नॉट गेट रिलीफ। जुडिशरी ने इन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया and Sindh assembly election were held in May 1953 again. So this was the first case that came in front of judiciary right after the creation of Pakistan. The second biggest case was the removal of Khwaja Nazimuddin in 1953. It is considered as the first constitutional coup. Khwaja Nazimuddin, he was the prime minister and was removed in 1953, and he was dismissed by the Governor General Ghulam Muhammad on 16th April 1953. अब जो ख्वाजा साहिब हैं, he had won the vote of confidence of the Constituent Assembly only a fortnight earlier. मतलब कि 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने Constituent Assembly का vote of confidence भी जीता था। इसके बावजूद इनको रिमूव कर दिया गया। Why was he removed? He had some issues at his time. एक तो बंगाल में लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी उस वक्त, which was a serious issue. The second issue was the riots in Lahore. अब लाहौर में जो जिसे हम कहते हैं कि दंगे हुए in 1953, it was a serious thing. हुआ ये कि लाहौर में basically we are going to study it in detail when we are going to study the religious side of the public policy, लेकिन आपको जनरली और आपकी आसानी के लिए बस बता देता हूँ कि लाहौर में 1953 में दंगे फसाद स्टार्ट हो गए। उनकी वजूहात क्या थी कि वो कहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफिज करो, और हमारे जो कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे जो कि कायदे आज़म ने खुद उनको समझ लें कि मिनिस्टरशिप दी थी कायदे आज़म ने, उनको रिमूव करने की डिमांड थी क्योंकि वो कादियानी थे। और ये कादियानी इशू स्टार्ट हुआ। उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो पहला लिमिटेड मार्शल लॉ लगा वो लाहौर में लगा, मेजर जनरल आजम खान ने लगाया था। सो दैट वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ। दूसरा जो है जिसे हम कहते हैं कि जो सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया था, दैट वाज द सेकंड व्हिच वाज हाईजैक्ड बाय अयूब खान लेटर, लेकिन ये पहला लिमिटेड मार्शल लॉ यहीं पे लगा था। तो he was removed from the court, he was removed from his position despite Khwaja Nizamuddin was removed from his position despite he had won the vote of confidence of the Constituent Assembly, and he moved to the court for the relief. लेकिन जुडिशरी ने गुलाम मोहम्मद जो गवर्नर जनरल थे उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को समझ लें कि अपहोल्ड किया और ख्वाजा को कोई भी रिलीफ नहीं दी, एंड ख्वाजा को रिमूव करके मोहम्मद अली बोगरा जो है ना वो उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। However, Constituent Assembly remained intact. Constituent Assembly को डिसॉल्व नहीं किया गया। So this was the first constitutional coup that is considered. इसके बाद हम जो है वो देखते हैं कि what was the second constitutional coup. So this is considered as the most important period in the history of judicial history, क्योंकि the decisions taken by the judiciary at that time, they proved to be catastrophic, and the weight of history still falls upon judiciary for the decisions they have taken. They have raised more questions than answers at that time. Anyways, हम इसको details में जाके देखते हैं. The dissolution of Constituent Assembly in 1954. 1954 में जो Constituent Assembly है गवर्नर जनरल ने उसको ही डिसॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं इसके पीछे फैक्ट्स क्या थे। सबसे पहला फैक्ट, अमेंडमेंट इन द लॉ, गवर्नर जनरल powers related to the creation of province और distribution of areas of province was transferred to the legislature. इससे पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल के पास पावर होती थी कि वो province को create भी कर सकता है और areas को भी distribute कर सकता है, लेकिन ये वाली पावर जो है जो constituent assembly है वो इनसे गवर्नर जनरल से ले रही थी, मतलब कि वापस ले रही थी। The second thing,
was repealing of the law. Law repeal करने का मतलब है कि law खत्म कर देना, वापस ले देना. So PROD Act, basically it was introduced in I think लियाकत अली खान्स era. और इसमें बेसिकली होता क्या था कि इसका बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1949. तो इसमें बेसिकली होता क्या था कि गवर्नर जनरल के पास पावर थी, मतलब स्टेट के पास पावर थी कि वो कोई भी आर्बिट्रेरी समझ लें कि स्टार्ट करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करके या किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की तो करप्शन थोड़ा सा समझ लें कि साबित करके दे वर एबल टू रिमूव देम. सो दिस इज व्हाट प्रोडक्ट डेड. तो इससे ये काम क्या आता था, ये जो गवर्नर जनरल हैं, जो भी जो पावरफुल लोग हैं, उनको अपनी पावर मेंटेन करने के लिए काम आता था. कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर जब भी उनके खिलाफ आवाज उठाता था, वो वहां पे प्रोडक्ट लगा के उस बंदे को साइड लाइन लगा देते थे. तो दैट वाज द सेकंड थिंग. द थर्ड वाज रिट्स पावर was given to high courts. Section 223A was inserted in 1935 Act गिविंग रिट जुरिस्डिक्शन टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिस होल्डर्स. मतलब कि प्रोडक्ट ख़त्म करके पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की समझ लो कि को डील करने के लिए हाई कोर्ट समझ लें कि खुद डील करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने हाई कोर्ट को एम्पावर कर दिया और प्रोडक्ट ख़त्म कर दिया. सो दैट दीज वर द बेसिकली थ्री फैक्टर्स दैट वर बिहाइंड द डिसोल्यूशन. इन तीनों फैक्टर्स की वजह से गवर्नर जनरल को महसूस हुआ कि उनकी पावर जो है ना उनसे ली जा रही है, और इन्हीं इन्हीं की बुनियाद के ऊपर उन्होंने क्या किया कि असम्बलीज डिसॉल्व कर दी. हम यहाँ पे ये चीज़ देखते चलते हैं कि कायद आज़म के दौर में भी गवर्नर जनरल के पास पावर्स नहीं, लेकिन कायद आज़म ने, ही वॉज द गवर्नर जनरल, बट ही यूज्ड दिस पावर्स वेरी रेयरली. उन्होंने बड़े जो है ना लेजिस्लेचर के काम के अंदर कभी भी उन्होंने बेसिकली इंटरफेयर नहीं किया. दे गेव द लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट फ्रीडम इन देयर वर्किंग. एक और जो चीज़ थी, एन अमेंडमेंट वाज मेड टू preclude the governor general from acting except on the advice of his ministers. मतलब कि गवर्नर जनरल अपने मिनिस्टर्स के एडवाइस के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता था. बेसिकली आप देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल की पावर्स सारी की सारी ले ली गई थी. Obviously, Pakistan was created and a democracy was going to be introduced in the Pakistan. And इस तरह के जो पावरफुल लोग हैं, बेसिकली डेमोक्रेसी किस तरह से काम करती है कि जब पावर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है अब बहुत सारे लोगों में, जब पावर एक बंदे के पास है, दैट्स नॉट अ डेमोक्रेसी. इट इज़ टोटलिटेरियनिज्म, इट इज़ डिक्टेटरशिप. लेकिन डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये होती है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, एक बंदे के पास नहीं रहती. तो ऑब्वियसली गवर्नर जनरल जो समझ लें कि हमने पीछे जो इसके दो केसेस भी देखे हैं, गवर्नर जनरल वाज यूज्ड टू हिज पावर्स. तो मे बी ही फेल्ट थ्रेटेंड, और उसने क्या किया 1954 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दी. अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व की 1954 के अंदर, उस वक्त हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. ठीक है. बिफोर द ड्राफ्ट कुड बी प्लेस्ड इन द हाउस फॉर अप्रूवल, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डिसॉल्व्ड. गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ऑन अक्टूबर 24 1954. ठीक है. तो हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में बन चुका था. ड्राफ्ट जो है हाउस के सामने अप्रूवल के लिए समझ लें कि प्लेस करना था, बट द असेंबली वाज डिसॉल्व्ड बिकॉज गवर्नर जनरल डिड नॉट लाइक दैट हिज पावर्स वर बीइंग टेकन अवे. Now the dissolution of the constitutional assembly was challenged by Maulvi Tamizuddin. अच्छा, मौलवी तमीजुद्दीन सबसे पहले देखते हैं कि कौन थे. ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उस ज़माने में एक असेंबली के, अब हम जो असेंबली का प्रेसिडेंट है उसे स्पीकर कहते हैं, उस ज़माने में प्रेसिडेंट कहते थे. So the final draft of first constitution was presented in the Constitution Assembly in September 1954. The Prime Minister Muhammad Ali Bogra from Bengal publicly announced that the constitution was to be launched on 25th December 1954, being the birthday of Qaid Azam. कॉन्स्टिट्यूशन बन गया. प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा ने अनाउंस कर दिया कि 25 दिसंबर को हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स कर देंगे, क्योंकि वो कायद आज़म की बर्थडे है, कायद आज़म का जन्मदिन है.
अब हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो डिसॉल्व कर दी गई, बट द बोगरा गवर्नमेंट वाज केप्ट इंटैक्ट इन 1954. गुलाम मोहम्मद वाज फोर्स्ड आउट एंड सिकंदर मिर्जा with the help of Ayub Khan became Governor General in August 1955. सिकंदर मिर्जा brought new Prime Minister चौधरी मोहम्मद अली. फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया और बेसिकली सिकंदर मिर्जा ने काइंड ऑफ मार्शल लगा दिया एंड अयूब खान you can say the hijacked the martial. We will study it in detail जब हम जो है ना दूसरी dimensions पढ़ेंगे. तो ये समझ लें कि उसको सिंपल करने के लिए मैंने आपके सामने बता दिए हैं फैक्ट्स. अब मौलवी तमीजुद्दीन ने क्या किया? ही फाइल्ड अ रिट पिटीशन बिफोर द चीफ कोर्ट सिंध अंडर द न्यूली इंसर्टेड सेक्शन 223A of 1935 एक्ट. मौलवी तमीजुद्दीन filed a writ petition before the chief court Sindh with prayers, मतलब कि with basically इनके दो points थे. To restrain the Governor General from interfering with exercising his functions as President of the Constituent Assembly, to oust the Minister of the new cabinet appointed by the Governor General after the dissolution of the Assembly. तो कहने का मकसद ये है कि बेसिकली पहला पॉइंट उनका ये था कि गवर्नर जनरल को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड ही शुड हैव बीन इंडिपेंडेंट इन हिज वर्किंग. और कायदे आज़म के दौर में भी यही था कि जब वो गवर्नर जनरल थे, ही नेवर इंटरफेयर्ड विद द वर्किंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि द मिनिस्टर ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट, जो कि उन्होंने असेंबली की डिसोल्यूशन के बाद मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे, उन सारे के सारे मिनिस्टर्स को आउस्ट कर दिया जाए, मतलब कि निकाल दिया जाए. अब क्योंकि उन्होंने पूरी कैबिनेट के खिलाफ मिनिस्टर्स की समझ लें कि केस कर दिया, तो अब जो है पार्टीज ये बन गई. एक साइड पे मौलवी तमीजुद्दीन खान अकेले थे, दूसरी साइड पे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, MAH इस्पेहानी, डॉक्टर AM मलिक, डॉक्टर खान साहिब, जनरल मोहम्मद अयूब खान, गयासुद्दीन पठान एंड मीर गुलाम अली तालपुर. एक साइड पे मौलवी साहब अकेले हैं और एक साइड पे सारी की सारी समझ लें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और पूरे कैबिनेट जो है ना इकट्ठा हुआ है. तो 11 नवंबर 1954 को मौलवी तमीजुद्दीन की पिटीशन को एडमिट किया गया एंड उस वक्त जो है ना, क्योंकि एक साइड पे पूरी फेडरेशन थी, दूसरी साइड पे मौलवी साहब अकेले थे, तो सारे का सारा स्टेट ऑपरेटर्स और सीक्रेट एजेंसीज इस फिराक में थी कि मौलवी साहब को उन्होंने कोर्ट में नहीं पहुंचने देना. मौलवी साहब ने क्या किया? उन्होंने बुरखा पहना, छलांग लगाई साथ वाले घर में, वहां से उन्होंने बुरखा पहन के निकले बाहर और रिक्शे में बैठ के पहुंच गए कोर्ट में. बेसिकली अब कोर्ट के अंदर प्लीडिंग्स क्या हुई? गवर्नमेंट की प्लीडिंग ये थी, द लॉज विच वर नोटिफाइड विदाउट असेंट ऑफ गवर्नर जनरल वर नॉट वैलिड लॉज. गवर्नमेंट ये कहती थी कि जो भी लॉ गवर्नर जनरल की मर्जी के बगैर या उसके सिग्नेचर के बगैर या उसके सेंट के बगैर हुआ है, इट इज़ नॉट अ वैलिड लॉ. किसी भी लॉ को वैलिड होने के लिए गवर्नर जनरल की असेंट चाहिए. ठीक है. और गवर्नर जनरल हैड पावर टू डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सही है, यहाँ तक बात समझ लगी. दो गवर्नमेंट की प्लीडिंग, गवर्नमेंट का पॉइंट ये थे, एक तो जो भी लॉ गवर्नर जनरल के मर्जी के बगैर बनता है वो लॉ नहीं होता. दूसरा गवर्नमेंट का पॉइंट ये था कि गवर्नर जनरल के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर सके अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब मौलवी तमीजुद्दीन की प्लीडिंग्स क्या थी? तो मौलवी तमीजुद्दीन की बेसिकली प्लीडिंग्स ये थी कि द लॉज विच आर नोटिफाइड विदाउट द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल वर वैलिड लॉज. जो भी लॉज गवर्नर जनरल की मर्जी के बगैर बनते हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि बिकॉज एज कायदे आज़म हिमसेल्फ लेफ्ट दिस प्रैक्टिस. कायदे आज़म ने खुद कभी नहीं ये किया, तो हाउ कैन यू मतलब कि कोर्ट किस तरह से फैसला कर सकती है कि जो लॉज गवर्नर जनरल की असेंट के बगैर नहीं बनाए गए वो लॉ ही नहीं है. तो उसने कहा कि बिल्कुल मौलवी तमीजुद्दीन की प्लीडिंग ये थी कि द लॉज which are notified without the assent of Governor General are valid laws, and Qaid Azam himself left this practice for the reason that the Governor General was a nominee of the Queen, and after the independence there was no more it was not more required. मतलब ये है कि
कायदे आज़म ने ये वाली प्रैक्टिस छोड़ी क्यों? वो इसलिए छोड़ी कि जो गवर्नर जनरल था उस ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में, इट वाज अ नॉमिनी ऑफ द क्वीन, वो क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता था, लेकिन मुल्क तो आज़ाद हो गया, तो अब गवर्नर जनरल की असेंट की ज़रूरत ही नहीं है। So the rules of Constituent Assembly were changed by Qaid Azam to this effect. कायदे आज़म ने जो है ना इसके रूल्स भी चेंज कर दिए थे। कायदे आज़म himself at Governor General discontinued this practice, and the relevant Rule 62 of the Rules of Constituent Assembly was amended on 24th February 1948. समझ लगी यहाँ तक बात? मतलब कि पहली बात यह है कि जब जो गवर्नमेंट की प्लीडिंग थी उसके अगेंस्ट जो है ना मौलवी तमीज़ुद्दीन ने एक बड़ा वैलिड पॉइंट रख दिया कि पहली बात तो यह है कायदे आज़म ने खुद ये प्रैक्टिस नहीं की। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटिश इंडिया में क्वीन का नॉमिनी होता था, लेकिन मुल्क आज़ाद हो गया, अब क्वीन इररेलेवेंट हो गई है, इसलिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रेलेवेंट रूल 62 जो है ना वो भी चेंज कर दिया था कि गवर्नर जनरल की असेंट की नहीं चाहिए होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को कोई भी काम करने के लिए। All the laws or amendments made since Qaid-e Azam's days were not signed by the Governor General. Qaid-e Azam के दिनों से लेके बाद तक जब भी कोई भी लॉ या अमेंडमेंट की गई, इट वाज नॉट साइंड बाय द गवर्नर जनरल। मतलब ये है कि जितने भी लॉज बने हैं और वो इन्फोर्स किए गए हैं उसमें गवर्नर जनरल की असेंट शामिल नहीं रही। दूसरी बात ये है, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी प्लीडिंग थी गवर्नमेंट की कि गवर्नर जनरल के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिसॉल्व कर सके अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसका जवाब मौलवी तमीज़ुद्दीन ने क्या दिया? उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उनको उसको डिसॉल्व करने के लिए गवर्नर जनरल के पास पावर इसलिए नहीं है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली वाज क्रिएटेड अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर नहीं बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, it was made under the government of it was made under the Indian Independence Act। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली है उसका वजूद किस तरह से मतलब कि वो किस तरह से वजूद में आई? वो वजूद में आई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वजूद में नहीं आई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नर जनरल के पास तो इसको डिसॉल्व करने की पावर ही नहीं है, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास जो पावर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है, दैट इज एप्लीकेबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली नॉट टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट। मैं आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि मौलवी तमीज़ुद्दीन वो जो है खुद लॉयर थे और वो ये वाला केस खुद लड़ रहे थे, तो मौलवी साहब ने आगे जो है ना कोर्ट को ये वाले दोनों लॉजिक्स दे दिए और कोर्ट को जवाब जो है ना, ऑब्वियसली दीज वर वैलिड लॉजिक्स। तो सिंध चीफ कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? चीफ कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ मौलवी तमीज़ुद्दीन। उन्होंने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला दे दिया कि मौलवी साहब बात ठीक कर रहे हैं। अ बेंच ऑफ 4 जजेस गेव यूनानिमस वर्डिक्ट on 9 February 1955 holding that the Governor General did not have power to dissolve the Constituent Assembly। ठीक हो गया। The court further held that the act passed by the Constituent Assembly did not require the assent of the Governor General before Governor General. Therefore, the Government of India Act 19, the Government of India Amendment Act 1954, inserting Section 223A in the Act of 1935 without Governor General assent was valid। कहने का मकसद ये है कि जो एडिशन की गई थी मतलब कि डिसमिसल ऑफ द कैबिनेट, न्यूली कैबिनेट के लिए, वो बिल्कुल उन्होंने जो है ना चीफ कोर्ट ने वैलिड कर दिया। मतलब कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी, ये जो कैबिनेट है, न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट है, इट शुड बी रिमूव्ड। अब हुआ क्या कि ये जो है ना कोर्ट को उठा के फेडरल कोर्ट, केस को उठा के फेडरल कोर्ट में ले गए। अब क्या हुआ? अब उल्टा हो गया काम। सारी की सारी जो नया कैबिनेट था वो सारे का सारा एक साइड पे था, मौलवी तमीज़ुद्दीन अब जो है ना बेसिकली ही वाज ऑन द अदर साइड। सो द फेडरल कोर्ट डिसाइडेड द केस ऑन द टेक्निकल ग्राउंड्स। दो सवालात थे जिनके जवाब देने थे फेडरल कोर्ट ने। पहला सवाल ये था कि वेदर द सिंध चीफ कोर्ट वाज हैविंग जुरिस्डिक्शन टू इशू रिट और नॉट। मतलब कि ये जो केस में सिंध चीफ कोर्ट ने फैसला किया है, क्या सिंध चीफ कोर्ट के पास ये पावर है कि ये फैसला दे सके या ना दे सके? उन्होंने तो फैसले दे दिए ना मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में। तो इन्होंने जो फेडरल कोर्ट के सामने पहला सवाल तो ये था कि जो सिंध चीफ कोर्ट ने मौलवी तमीज़ुद्दीन के हक में फैसला दिया है, क्या उसके पास ये पावर है कि फैसला दे सके? दूसरा क्वेश्चन था वेदर द लॉज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर रिक्वायर्ड असेंट बाय द गवर्नर जनरल।
The section 223A giving power to the High Court, Chief Court did not receive Governor General's assent. अब फेडरल कोर्ट ने क्या किया? फेडरल कोर्ट ने जो न्यूली अपॉइंटेड कैबिनेट है उसका साथ दिया. उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करके ठीक किया गया. सिर्फ एक जज था, उसका नाम था A.R. कॉर्नेलियस. ही वाज द क्रिश्चियन जज. उसने जो है एक डिसेंडिंग नोट दिया. उसने कहा नहीं कि मतलब उसने कहा कि बेसिकली ये बेंच गलत फैसला कर रहा है और उसने अपना एक डिसेंडिंग नोट दे दिया. जस्टिस A.R. कॉर्नेलियस के नाम के ऊपर लाहौर में एक अंडरपास भी है अभी तक. So Justice A.R. Cornelius was the only one on the bench who came up with the dissenting note declaring action of Governor General Ghulam Muhammad as illegal. ठीक है. So the decision of Federal Court. Chief Court Sindh was not having writ jurisdiction to entertain the case. उन्होंने पहली बात तो ये की कि चीफ कोर्ट के पास जो है जुरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वो इसको केस को जो है ना डिसाइड कर सके. The section 223A empowering jurisdiction to the court was not original provision in the Government of India Act 1935 and was inserted later on by the CA, where Governor General approval was not obtained in this regard. CA means Constituent Assembly. और उन्होंने ये कहा कि बेसिकली आपको मतलब कि आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ लग गई है इस बात की. अच्छा, अब जो बेसिकली A.R. Cornelius ने डिसेंडिंग नोट दिया, उन्होंने क्या कहा कि देयर इज नथिंग इन द लॉ व्हिच makes the grant of assent by the Governor General to the Act of Constituent Assembly, which makes provisions as to the Constitution of country. A sine qua non law के term है, इसका मतलब होता है prerequisite. So that the absence of the assent has the effect of invalidating all laws which have been passed in that mode without the Governor General's assent. तो इसके सपोर्ट में उन्होंने क्या किया? ही साइटेड टू के उन्होंने अयूब खोरो का M.A. खोरो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये वाला केस उन्होंने डिस्कस किया, और साथ मेजर अकबर खान एंड फैज़ अहमद वर्सेस द क्राउन. ये बेसिकली दो केस थे, और इन बोथ ऑफ दीज केसेस इट वाज हेल्ड दैट द असेंट ऑफ गवर्नर जनरल वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इससे पहले जो है ना इस तरह के लॉज के ऊपर फैसले हो चुके थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पास किए, लेकिन गवर्नर जनरल ने उसकी सेंट नहीं दी, और उसके ऊपर फैसले हो चुके थे. ठीक है, उन्होंने उसकी जो एग्जांपल भी दे दी साथ. ही फर्दर ऑब्जर्व दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had throughout maintained that assent was not necessary. It was clearly stated in Rule 62 of the Rules of Constituent Assembly, which was originally framed on 24th February 1948 at a meeting presided over by Quaid-e-Azam, its president, and on 22nd May 1948 was amended, which provided that when a bill was passed by the Assembly, a copy of the same would be signed by the President and would become a law on being published in the Official Gazette of Pakistan. तो ये जो बेसिकली अमेंडमेंट हुई, इसके नतीजे में यू कैन सी दैट देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द असेंट ऑफ द गवर्नर जनरल. दिस वाज द बेसिकली ये हम जो है ना वो A.R. कॉर्नेलियस ने जो डिसेंडिंग नोट दिया, वी आर स्टडिंग दैट डिसेंडिंग नोट. एक बंदा, सिर्फ वो मुसलमान भी नहीं था, एंड ही इज स्पीकिंग द ट्रूथ. फेडरल कोर्ट बेसिकली उन्होंने जो है क्या बात की, द मेजोरिटी जजमेंट वाज बेस्ड ऑन द सोल ग्राउंड दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Amendment Act 1954 was inserted, which inserted Section 223A to the Government of India Act 1935, giving power to the High Court to issue writs, had not received the assent of Governor General. ठीक है, सारे की सारा उन्होंने केस जो बिल्ड किया था वो इस बात के इर्द गिर्द बिल्ड किया था. Therefore, the Sindh Chief Court had no power to issue the writ, which it did on 9th February 1955. The more important and the basic question raised and argued before the Sindh Chief Court and the Federal Court were whether Governor General was competent under the law and justified to issue proclamation and to dissolve the Constituent Assembly were left unresolved by the Federal Court. कहने का मकसद ये है कि फेडरल कोर्ट ने इस बात को डिस्कस ही नहीं किया कि गवर्नर जनरल के पास इस बात का हक था कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व करे या नहीं था.
दे डिड नॉट डिस्कस इट एट ऑल। उन्होंने सारे का सारा जो है ना केस किस चीज़ के इर्द गिर्द बिल्ड किया, उन्होंने सारे का सारा केस इस चीज़ के ऊपर बिल्ड किया कि जो सिंध चीफ कोर्ट ने मुल्क तमीज़ुद्दीन के हक में फ़ैसला दिया है वो फ़ैसला देने का हक चीफ कोर्ट के पास था ही नहीं। सो दैट इज़ हाउ द फेडरल कोर्ट gave its verdict. Justice A.R. Cornelius then stated that the second great limb of the state, namely the executive government of the federation, has never until after the event of 24th October 1954 shown any sign of doubt on this point. मतलब कि इससे पहले तो ही इज मेकिंग सेंस, मतलब उसने कहा इससे पहले तो कभी भी इन्होंने ये वाली बात के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई डाउट शो नहीं किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंपोज्ड ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज मिनिस्टर हैव थ्रू आउट द रेलेवेंट पीरियड been aware that the Constituent Assembly had formally declared that its constitutional laws became law under Rule 62 without the need of Governor General assent। कहते हैं पहले से, इससे पहले तो यही प्रेसिडेंट है जो फॉलो होता रहा है, जो प्रैक्टिस भी होता रहा है, एंड देयर वाज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आउट ऑफ नो वेयर वाई इनको इसके ऊपर जो है ना वाई द डाउट्स आर बीइंग रेज्ड नाउ फॉर नो रीजन।